हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स, जहां हम लोग कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस। मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज शिवम रंजन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, सारे पीडीएफ मैं यहीं शेयर करता हूँ। सो ज्वाइन फॉर पीडीएफ्स। जितने भी पीडीएफ चाहिए आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, दैट इज थर्मो बाई AIR1। ओके, आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है। ये मेरा मेल आईडी, ये मेरा है पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट। आप इन दोनों में से कहीं भी आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, आप मुझे मेल करो, आई विल रीच आउट टू यू। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस इज आवर चैनल दैट इज गेट इंजन। इसको करो आप, इसके वीडियोस को आप करो लाइक, शेयर इस चैनल को, लिंक को, और प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को, सो दैट वी कैन ग्रो एंड वी कैन रीच आउट टू मोर स्टूडेंट्स जिन्हें ज़रूरत हो ऐसे कोर्सेज की। बिकॉज सी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो मुझे ये बार बार कहते हैं, मैसेज करते हैं कि समझ तो आ रहा है बट क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। तो इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एक क्वेश्चंस मिले, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आए और आपको देख के वो क्लिक करना चाहिए कि कैसे होगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो अब मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आते ही वीडियो को पॉज करो, रीड आउट करो। आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप खुद से करने की कोशिश करो। भले ये 1 घंटे का लेक्चर ही मैं डालता हूँ, सो दैट आपको 1 घंटे का लेक्चर आप 2 घंटे में खत्म करो, चलेगा। मगर आपके क्वेश्चंस खुद से होने चाहिए, खुद से क्लिक करना चाहिए कि अब की ये करना है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करना है, राइट। तो इस ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, सो दैट कि आपके पास एक अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाए। सी थर्मोडायनेमिक्स के अभी तक मैंने आई थिंक 8 चैप्टर हमने किए, 7 चैप्टर किए हैं, और मैंने अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस तो करवा ही दिए। तो 100 क्वेश्चंस इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपके सारे कवर हो जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वही गेट में आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ इस कोर्स के थ्रू कि ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एक अप्रोच देंगे कि आपको अब क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। कोई एक नया क्वेश्चन भी आए तो आपको इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन सिर्फ सीखने नहीं है, आपको अप्रोच भी सीखना है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो उससे हम किस तरह से सोच सकते हैं। इसलिए मैं भी क्या करता हूँ कि मैं कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले से करके नहीं आता, सो दैट मैं आपके साथ करूँ, सो दैट एक स्टूडेंट कैसे सोच सकता है, स्टूडेंट किस फ्लो में चलेगा क्वेश्चन में, कहाँ अटक सकता है, कहाँ गलती कर सकता है। मैं भी आपके साथ गलती करता हूँ, राइट। तो इसके लिए मैं ऐसा प्रैक्टिस करता हूँ, सो दैट आपके साथ एक आपको लगे कि हाँ आपके साथ वाला कोई बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। सो मैं एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो बच्चों को होता है कि दिक्कत होती है कि क्वेश्चंस कहाँ से करें कहाँ से करें, तो मैं वो दिक्कत आपकी दूर कर रहा हूँ कि एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करके ला रहा हूँ। ऐसे ही हमने प्लान किया हुआ है थर्मो थर्मो के बाद कुछ लोगों ने मुझे सोम के लिए बोला हुआ है। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि सोम का क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए हैं। सोम का क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए, और थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स जैसे मैंने बोला था कि पॉज करके सोम को स्टार्ट करेंगे। मगर सोम के क्वेश्चन कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मैंने सोचा कि अब दो ही चैप्टर बचे हैं। आज एक एक्सर्जी का दूसरा लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद कल नहीं तो परसों परसों फिर थर्मोडायनेमिक रिलेशन करेंगे। और फिर जल्दी जल्दी इस वीक के एंड तक हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका थर्मोडायनेमिक्स का प्रैक्टिस कोर्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर मैं सोम का प्रैक्टिस कोर्स शुरू करूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का प्रैक्टिस कोर्स। वहां भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, ठीक है। सो दैट आपको एक व्यू पॉइंट मिले कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। इससे क्या होगा ना, देखो, ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि अगर मैं थर्मो, ओके, अगर एटीडी को अभी रोक के रख चले थर्मो, उसके बाद फिर आपका एफएम, ओके, और फिर एसओएम। तो अगर मैं इन दोनों का कोर्स के क्वेश्चंस करवा दिया अभी, इनके क्वेश्चंस करवा दूं, और फिर एफएम का एक कोर्स भी मैंने सोचा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने ऐसा प्लान किया हुआ है कि एफएम के कोर्स को मैं थोड़ा सा क्रिस्प रखूंगा, सो दैट आपके क्वेश्चंस भी सारे बन जाए, आपके कॉन्सेप्ट भी सारे कवर हो जाए, और बहुत सारा टाइम भी ना जाए। उसके बाद फिर एफएम का हम प्रैक्टिस कोर्स भी चला करेंगे, ठीक है। और अगर आपको चाहिए होगा तो थर्मो और सोम का भी प्रैक्टिस कोर्स करेंगे। इससे ये 3 सब्जेक्ट्स को मैं पहले इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि एटीडी का वेटेज बहुत कम है, तो एटीडी को मैं अभी रोक के रखा। इन तीनों के बाद मैं एटीडी करूंगा, और इससे क्या होगा ना, आपका एक्सी बी डी ई जो कि मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, एक्सी का पेपर देने वाले हो तो एक्सी बी डी ई से ही दोगे, क्योंकि आप एक्सी ए मैंडेटरी है, बी डी ई में से कोई लोगे, क्योंकि आप ये मटेरियल साइंस के पेपर नहीं देना चाहते हो, और ये फूड टेक्नोलॉजी पॉलीमर साइंस वगैरह का तो आपके लिए आपके मतलब का पेपर ही नहीं होता है। तो आप मोस्टली आप एक्सी बी डी या ई से दोगे। तो जो भी बच्चा एक्सी डी और ई दे रहा है, या बी और ई दे रहा है, या बी और डी दे रहा है, तो जिस भी सीक्वेंस, जिस भी जो भी आपका कॉम्बिनेशन होगा पेपर का, सो दैट आपका वो तीनों पार्ट कवर हो जाए, उसके बाद फिर आप कुछ सोचोगे। एफएम का कोर्स को मैं इसलिए वेटेज दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ टॉपिक्स आते हैं एफएम के वेटेज कोर्स में, जो कि आपका
मैकेनिकल के सिलेबस में नहीं है, तो वो टॉपिक्स भी मुझे कवर करने हैं। इसके लिए मैं एफएम को थोड़ा वेट करके चल रहा हूँ, करेंगे मगर अभी नहीं, पहले सोम सोम के क्वेश्चंस करेंगे। अभी थर्मो का चल रहा है, थर्मो खत्म करेंगे। ऑलराइट, सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑलराइट, ऐसा कुछ आइकन दिखेगा आपको गेट इंजन का। सो गेट इंजन को आपको फैलाना है दोस्तों के बीच में। हाँ, और बहुत इफेक्टिव, और भी कुछ बैकएंड पे मेरे प्लानिंग चल रही है आप लोगों के लिए, कि कुछ थोड़ा सा और टाइम बीतता है, जैसे जैसे गेट का पेपर नजदीक आएगा ना, आपके लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। आई नो कि ये बहुत ही स्मॉल चैनल है, वी हैव अ वेरी स्मॉल सब्सक्राइबर बेस, बट जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव वे में, बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपके गेट के प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। बहुत लोग मेरे जो सब्सक्राइबर बेस है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज गोइंग है, उनके लिए प्लान है। बहुत लोग हैं जो ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए प्लान है। तो मैं प्रॉपर प्लान करके आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। ऑलराइट, तो एनफ टॉकिंग। तो ये थी शुरुआत की बातें जो मुझे करनी थी। अगर हम अपने थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस कोर्स की बात करें, स्टेटस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वर्क इंटरेक्शन, ये हीट, ओपन सिस्टम, फर्स्ट लॉ हो गया, एंट्रोपी के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। एक्सर्जी का ये दूसरा लेसन है, सेकेंड सेशन, राइट। एक सेशन हमने किया था, सो दैट आपको एक्सर्जी से डरना नहीं। एक्सर्जी क्या है, एक एक्सटेंशन ही है एंट्रोपी का। जहां हम एक्सर्जी की बात करते हैं ना, वो एक एक्सटेंशन ही है एंट्रोपी का। जहां देखो, एंट्रोपी में बस हम लोग हीट ट्रांसफर, वर्क वर्क से कोई भी एसोसिएटेड नहीं होता एंट्रोपी, राइट। एक्सर्जी में क्या है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट हम निकाल सकते हैं, राइट। और कुछ उसी उसी प्रोसेस में कुछ इरिवर्सिबिलिटी जाती है। तो एंट्रोपी और वर्क कैसे रिलेट हो सकता है, वही एक्सर्जी आपको डील करवाता है, उसी से आप एक्सर्जी में डील करते हो, राइट। तो एक्सर्जी का आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन साइड ऑफ अ वॉल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन साइड ऑफ अ वॉल इज मेंटेन्ड एट 1500 केल्विन। सी, वन साइड ऑफ द वॉल इज मेंटेन एट 1500 केल्विन। ओके, 1500 केल्विन पे एक साइड को मेंटेन किया गया है। एंड द अदर साइड एट 600 केल्विन, 600 केल्विन पे द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल इज 500 किलो जूल पर आवर। मतलब क्या, इधर से जो हीट आया, राइट, वो है 528 किलो जूल पर आवर, राइट, 528 किलो जूल पर आवर, राइट। And the surrounding temperature is 300 Kelvin. That means T naught, T ambient is 300 Kelvin, right? 300 Kelvin, right? Assuming no generation of heat within the wall. That means heat generation, जो कि आप heat transfer सब्जेक्ट में और डिटेल में पढ़ोगे, heat generation within the wall is zero. That means जो भी हीट इधर से आ रहा है, राइट, वही हीट इधर से चला जाएगा। तो Q2 भी कितना होगा मेरा, 528 किलो जूल पर आवर, राइट। राइट, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके गेट में नहीं आएगा अगर, तो आपके किसी ना किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर दिखेंगे, राइट। तो चलो जरा क्वेश्चन को करते हैं यहाँ से। थोड़ा सा मैं डायग्राम को क्लियर कर दूं। और मैंने डेटा क्या लिखा था, T1 इज इक्वल टू 1500 केल्विन है, T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन है, राइट। Q डॉट इज इक्वल टू 528 किलो जूल पर आवर है, राइट। एंड टी नॉट इज इक्वल टू 300 केल्विन है, राइट, 300 केल्विन है। बहुत अच्छे। अभी एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन क्या होगा मेरा यहाँ पे, टी नॉट इंटू एक्सर्जी, पहले मैं एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन की बात करूँ, रेट ऑफ एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इज इक्वल टू इरिवर्सिबिलिटी का रेट, और यही होता है टी नॉट इंटू एस जनरेशन, एस डॉट जनरेशन, राइट। अभी एस डॉट जनरेशन मुझे क्या होगा, एस डॉट जनरेशन इज इक्वल टू की जगह मैं लिख सकता हूँ टी नॉट इंटू क्यू डॉट इंटू 1 अपॉन टी एच, सॉरी 1 अपॉन टी एल गोइंग आउट माइनस 1 अपॉन टी एच, ये लिख सकता हूँ मैं। और थोड़ा सा मैं एलसीएम लेके अगर इसको अरेंज करूँ, तो क्यू डॉट टी नॉट इंटू टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच टी एल, यही होता है, राइट। सो यहाँ पे मेरा टी एच इज इक्वल टू टी वन इज इक्वल टू 1500 केल्विन है, राइट। एंड टी एल इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू 600 केल्विन है, राइट। राइट, सो जस्ट पुट द वैल्यूज, लेट्स सी 528, और हमें किलो जूल पर आवर में ही पूछ रहा है, तो हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे, 528 ही रहने देते हैं। टी नॉट हमारा 300 है, टी एच माइनस टी एल दैट इज 1500 माइनस 600 divided by THTL, that means 1500 into 600, and this value is coming out to be 528 into 300 multiplied by 1500 minus 600, 900 divided by 1500 divided by 600, and 158.4, 158.4, right, 158.4। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको बस फील करना है कि एक्सर्जी में देखो, हमने एंट्रोपी जनरेशन भर भर के निकाला था, वहां बस हम एंट्रोपी जनरेशन तक रुक जा रहे थे। अभी हम उस एंट्रोपी जो जनरेट हुआ उसके कारण क्या इरिवर्सिबिलिटीज पैदा हो रही हैं, हम उसके साथ डील कर रहे हैं, राइट। सो 158.4 किलो जूल पर आवर, पर आवर, राइट, पर आवर। क्लियर है, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन।
और रेंज में भी है हमारा आंसर 158 टू 159, यस रेंज में भी है, so 158.4 इज वेल विद इन द रेंज, राइट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नाउ at a place where the surroundings are at 1 bar and 300 Kelvin, that means हमें सराउंडिंग का स्टेट दिया है P नॉट इज इक्वल टू 1 bar and T नॉट इज इक्वल टू 300 Kelvin, right? Okay. A closed rigid thermally insulated, that means constant volume, closed system. Thermally insulated means no heat interaction, contains 2 kg of a two phase liquid mixture. Mass is equal to 2 kg दे रखा है, 2 kg दे रखा है of a two phase liquid vapor mixture। मतलब क्या, ये जो अपना डोम होगा, आपका जो ये डोम होगा, ये कहीं बीच में लाई कर रहा है, टू फेज, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर। ओके, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड, this is saturated vapor and it is lying in two phase region. This region is two phase region, जहां पे आपका थोड़ा थोड़ा वेपर भी होगा, थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी होगा, राइट, टू फेज रीजन, राइट। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके बीच के स्टेट को हम ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं, राइट, राइट। टू फेज लिक्विड वेपर मिक्सचर ऑफ वाटर इनिशियली एट 300 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस T इनिशियल इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज इक्वल टू 573 केल्विन। मैंने आपको कल भी बोला था कि ये एक्सर्जी वगैरह के क्वेश्चंस को आप तुरंत केल्विन में कन्वर्ट करो। हालांकि इस क्वेश्चन में शायद मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ टू सब सारा डेटा दिया हुआ है, यूएफ दिया हुआ है, यूएफ की वैल्यू मुझे पता है 1332.0, यू जी इज इक्वल टू पता है हमें 2563.0, ओके। एसएफ पता है मुझे 3.2534, एसजी पता है मुझे 5.704, राइट, दिस इज किलो जूल पर केजी, दिस इज ऑल्सो किलो जूल पर केजी, दिस वैल्यू इज किलो जूल पर केजी पर केल्विन, दिस इज किलो जूल पर केजी पर केल्विन, ओके। नाउ एक्स भी दिया हुआ है, हमें एक्स दिया हुआ है 0.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक्स हमें पता है, राइट, हमें एक्स पता है, राइट। चलो आगे देखें। अंडरगोज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, नो हीट ट्रांसफर, ओके, बाय अ पैडल व्हील कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल मोटर। मतलब क्या, अभी इसके ऊपर एक पैडल व्हील से वर्क इनपुट हो रहा है, राइट। द मिक्सचर इज ब्रॉट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू अ सैचुरेटेड वेपर स्टेट। मतलब क्या, इसको यहां से हम यहाँ के स्टेट पे ला रहे हैं, सैचुरेटेड वेपर स्टेट पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही ला रहे हैं, राइट, एट 336.8 डिग्री सेल्सियस, राइट। फाइनल टेम्परेचर हमें पता है, T फाइनल इज इक्वल टू 336.8 डिग्री सेल्सियस, राइट। हमें U भी पता है, इस स्टेट पे हमें पता है U इज इक्वल टू 2474.2 किलो जूल पर केजी एंड S इज इक्वल टू 5.3673 किलो जूल per kg, right? That's what we, sorry, per kg Kelvin, right? Per kg Kelvin, right? These are the data that we have already have. The exergy destruction की बात कर रहा है, तो अगेन एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन को आप T नॉट इंटू डेल्टा एस की तरफ सोच सकते हो, एंड एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इज इक्वल टू T नॉट इंटू एस जनरेशन कर सकते हो आप, और एस जनरेशन क्या होगा, इंटू डेल्टा एस। क्यों 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 डेल्टा एस? देखो आपका एडियाबैटिक सिस्टम है, तो एस जनरेशन जो होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू आपका हीट ट्रांसफर, एंट्रोपी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर प्लस एस जनरेशन, और एडियाबैटिक के कारण ये टर्म तो डायरेक्ट जीरो हो रहा है, मतलब एस जनरेशन क्या है, डेल्टा एस के इक्वल, यानी कि टी नॉट इंटू डेल्टा एस, एंड डेल्टा एस इज टी नॉट हमें पता है क्या, टी नॉट, हाँ सराउंडिंग पता है 300 इंटू डेल्टा एस इज 2 इंटू S2 माइनस S1, राइट। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, S2 और S1 निकालना, तो S2 तो हमें पता है, दैट इज 5.3673। इतने सारे डेटा का इस क्वेश्चन में काम ही नहीं था। S1 इज इक्वल टू SF प्लस X SFG, and let's put the value, SF is 3.2534 plus X is 0.5, SFG that means SG minus SF, that is 5.704 minus 3.2534, and this value is coming out to be 5.704 minus 3.2534 into 0.5 plus 3.2534, this value is coming out to be 4.4787, right, 4.4787 kilojoule per kg Kelvin, right.
सो यहाँ से बस हम इन दोनों वैल्यूज को उठा के पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। सो टी नॉट इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू 300 इंटू 2 इंटू S2 was 5.3673, 5.3673 minus 4.4787, and this value is coming out to be 600 into 5.3673 minus answer is equal to 533.16. I am getting 533.16. बहुत अच्छे रेंज में है 533.16, and this is in kilojoule. This is in kilojoule. So 533.16। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। मैं आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सर्जी को आपको अलग से कुछ नहीं सोचना है, एक्सर्जी के क्वेश्चंस को आपको अलग से कुछ नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना एक्सर्जी को लेके। मैंने देखा है कि बहुत लोग परेशान रहते हैं एक्सर्जी के क्वेश्चंस को लेके। मैं सिंपल क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको कि देखो कितनी सिंपली तरीके से किया जा सकता है, इतना सारा डेटा है। आपको अगर सही तरीके से एक बार के लिए आप सोचोगे ना तो और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को आपको एनईटी डाल के आपको पूछ सकता है हीट कितना इनपुट हुआ, कोई पैडल व्हील वर्क नहीं है, पैडल व्हील वर्क कितना इनपुट हुआ, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकती है। क्लोज सिस्टम है, Q इक्वल टू जीरो डालोगे, Q इक्वल टू जीरो डालोगे तो पैडल व्हील वर्क निकल जाएगा, दैट इज U2 माइनस Q1। MSQ बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बस छोटे छोटे क्वेश्चन ही लेके आया हूं मैं आज, सो दैट आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, एक्सएसजी को लेकर डरना नहीं है। हॉट एयर एज्यूम टू बिहेव एज परफेक्ट गैस, हॉट एयर है एज्यूम टू बिहेव एज परफेक्ट गैस फ्रॉम द कंबसन चैम्बर इज अवेलेबल कॉन्टिन्यूअसली एट 1600 केल्विन, राइट। तो मैं थोड़ा स्केमेटिक्स से आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये इसके आपका कंबसन चैम्बर है और यहाँ पे ना आपके टरबाइन होते हैं, राइट। यहाँ आपका कुछ ऐसा टरबाइन है वेयर दिस हॉट एयर विल एक्सपैंड, राइट। आप ऐसी चीजों के साथ बहुत डील करोगे जब आप गैस पावर साइकिल पढ़ोगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हॉट एयर इज कमिंग आउट ऑफ द टरबाइन ऑफ द कंबसन चैम्बर एंड एंटरिंग इनटू द टरबाइन, आपके टरबाइन में एंटर कर रहा है, राइट, एंड देन लीविंग द टरबाइन, एक्सपैंड करके वो लीव कर रहा है टरबाइन, राइट। दैट्स द प्रोसेस। सो दिस इज टरबाइन एंड दिस इज कंबसन चैम्बर, कंबसन चैम्बर। और एक्चुअली में इसका जो स्कीमेटिक्स होता है ना, ये होता है कंप्रेसर से आ रहा होता है। ये जो है ना कंबसन चैम्बर में कंप्रेस्ड एयर आ रहा होता है, राइट। जहां वो फ्लू जो देखो आपका जो हॉट एयर है ना, उसमें क्या होता है, सिर्फ एयर नहीं होता है, वो जो फ्यूल बर्न हुआ तो वो बर्न गैसेज भी होते हैं। मगर हम ऐसे उसको उसके प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम हॉट एयर की तरह ट्रीट करेंगे सो दैट हमारे पास वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज हम यूज कर पाए, राइट। सो नाउ so this is the process now from combustion chamber is available continuously at 1600 Kelvin. That means it is coming out at 1600 Kelvin and 10 bar and 10 bar. Okay. Now for expansion through an insulated turbine, मतलब क्या, इसके ऊपर लगा है इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब क्या, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, हीट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से सीधे वर्क मिलेगा। सो दिस टर्बाइन विल बी गिविंग यू वर्क output to out. Okay. Now insulated turbine, the turbine exit condition is 1 bar, from here it is at 1 bar, यहाँ पे ये है 1 बार पे एंड 900 केल्विन पे। वेरी गुड, 900 केल्विन पे, बहुत अच्छा। डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस, देखो ये टर्म समझने की कोशिश करो, इफेक्टिवनेस इन परसेंटेज फॉर द फ्लो सिस्टम। इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस होता है, सपोज मान लो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू, अभी मान लो कोई भी इरिवर्सिबिलिटीज नहीं है, आइडियल टर्बाइन होता तो हमारा कुछ वर्क आउटपुट होता, राइट। सपोज वर्क आउटपुट होता आइडियल, आइडियली कुछ होता, राइट। बट हमारा कुछ इसमें से लॉस चला गया इरिवर्सिबिलिटीज में, इरिवर्सिबिलिटी का लॉस हुआ और हमें मिला कुछ डब्ल्यू आउट एक्चुअल। क्या हो रहा है, एक सेकंड दो, सोने लगता है कभी। हाँ, डब्ल्यू आउट एक्चुअल, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबिलिटीज निकला, तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, डब्ल्यू जो हमें एक्चुअल मिल रहा है, डब्ल्यू आउट एक्चुअल अपॉन डब्ल्यू आउट आइडियली। अगर कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं होता तो, और कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं होता, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू आउट एक्चुअल अपॉन जो डब्ल्यू आउट एक्चुअल था, आइडियल क्या है, डब्ल्यू आउट, क्या हो रहा है ये, एक सेकंड दे रहा हूँ मुझे, परेशान मत करो यार, रुको 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 रुको, क्या हो रहा है, सारे सिस्टम तो बंद है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। चलो, ये कभी कभी परेशान करने लगता है ये सॉफ्टवेयर में। एनीवे चलो, हाँ।
तो डब्ल्यू आउट एक्चुअल हमें पता है, डब्ल्यू आउट आइडियल की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू आउट एक्चुअल प्लस इररिवर्सिबिलिटीज, प्लस इररिवर्सिबिलिटीज, यही लिख सकता हूँ मैं। क्यों ऐसा लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि देखो आइडियली तो मुझे पता नहीं है कि कितना वर्क आउटपुट होगा, कितना वर्क आउटपुट होगा, या फिर आप सीपी टी वन माइनस टी टू भी आप निकाल सकते हो आइडियली। बट मैं अभी इररिवर्सिबिलिटीज के साथ आपको डील करवा रहा हूँ, तो देखो आपको देखोगे तो यहाँ पे इररिवर्सिबिलिटीज हमें पता है, इररिवर्सिबिलिटीज इज इक्वल टू फाई टू, सॉरी कल ही मैंने बताया था, फाई वन माइनस फाई टू माइनस डब्ल्यू, राइट, माइनस डब्ल्यू। क्लियर है? क्लियर है? अभी देखो, अभी देखो, क्योंकि आइडियल केस के लिए आपका देखो स्टेट्स पता नहीं है, स्टेट्स पता नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो वर्क आउटपुट कितना हो सकता है, वर्क आउटपुट मेरा कितना हो रहा है, दैट इज सीपी, दिस वर्क आउटपुट इज इक्वल टू डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू सीपी टी वन माइनस टी टू, एंड दैट इज इक्वल टू, मैं पर केजी के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू सीपी इज वन इंटू टी वन माइनस टी टू, एंड टी वन इज 1600। आप आई होप ये जो इक्वेशन आता है ये आपको सीधे आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से लगेगा, और आपने इतना लगा लिया होगा कि अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पूरा एच वन एच टू एच थ्री ऐसा करके लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्यू डॉट को जीरो करूँ, फिर डेल्टा के ई को जीरो करूँ, डेल्टा पी ई को जीरो करूँ, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप इतनी बार लगा चुके हैं कि अब आपके ये फिंगर टिप्स पे आ गया होगा, राइट। माइनस 900, एंड दैट इज इक्वल टू 700 किलो जूल पर केजी, राइट, 700 किलो जूल पर केजी, इतना हमारा वर्क आउटपुट हो रहा है, राइट। अभी हम देखोगे इररिवर्सिबिलिटीज की बात करेंगे, अगर हम इररिवर्सिबिलिटीज की बात करेंगे, क्या कर रहे हो यार, आज नहीं पढ़ाने दोगे क्या? एक सेकंड देना, मैं वीडियो जरा पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग, थोड़ा परेशान कर रहा है ये सिस्टम, कुछ हो ही नहीं रहा। आई थिंक अभी थोड़ा सही काम कर रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हमने वर्क आउटपुट निकाला था, अब हम इररिवर्सिबिलिटीज की बात करें, चलो नए पेज पे ही बात करते हैं इररिवर्सिबिलिटीज के लिए। तो इररिवर्सिबिलिटीज इज इक्वल टू, इररिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू टी नॉट इंटू एस जनरेशन। अगेन एस जनरेशन को मैं एस टू माइनस एस वन लिख सकता हूँ, कैसे? वही फ्लो, एडियाबैटिक है तो ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ आपका ये स्टेडी स्टेट है तो कंट्रोल वॉल्यूम में जीरो हो गया, मास हीट ट्रांसफर के कारण जीरो हो गया क्योंकि इंसुलेटेड है। तो एस जनरेशन इक्वल टू एस टू माइनस एस वन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू टी नॉट इज, टी नॉट इज हाउ मच, एम्बियंट कितना पे है, 300 पे है क्या? हाँ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 300 है, ओके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 300। फिर से परेशान, आज मैं छोड़ दूं क्या पढ़ाना? तो इट इज 300 इंटू एस टू माइनस एस वन की जगह मैं लिख सकता हूँ सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। थोड़ा सा बेयर करना आज के वीडियोज के साथ, थोड़ा सा बेयर करना, आप बस आइडिया समझ लो, खुद से सॉल्व करना भाई, पी टू बाई पी वन, थोड़ा सा मेरा सिस्टम परेशान कर रहा है आज। ऑलराइट, सो दिस इज द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग, एंड दिस इज 300, 300 सॉरी, एल एन टी टू बाई टी वन, सी पी इज वन, एल एन टी टू बाई टी वन 1600 बाई 900 equal to something minus 0.287 ln, P2 by P1 is 1 से क्या हो रहा है प्रेशर, देखो जब सिस्टम परेशान करता है ना, कुछ कुछ होता रहता है मेरे से। नंबर वन कर लिया था हमने, टू भी कर लिया था हमने, थर्ड पे थे ना। प्रेशर कितना है, 10 और 1, राइट। सो सी पी दैट इज एल एन 900 बाई 1600 माइनस 0.287 एल एन, दैट इज 1 बाई 10, this value is 0.085 into 300, 0.085 into 300, 0 is equal to 300 into 0.085 is equal to multiplied by 300 is equal to 25.64, 25.64, right, kilojoule per kg, पर kg। therefore effectiveness की अगर हम बात करें तो वो आया था हमारा 700 एक्चुअल अपॉन 700 प्लस 25.64, and this value is coming out to be 700 divided by 700 plus answer is equal to 0.9646, 0.9646, and as far as I remember वो परसेंटेज में मांग रहा है, तो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 96.46 परसेंटेज, राइट, 96.46%।
क्लियर है? क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको बस समझना है इफेक्टिवनेस को हम कैसे निकाल सकते हैं, इफेक्टिवनेस को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिवनेस आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं ये टर्म इसलिए यूज करना चाहता था सो दैट आपको ये घबराहट ना हो कि अरे ये टर्म तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं कभी। आप ऐसे टर्म्स को सुन के भी, पढ़ के भी एक बार समझ फील कर सकते हो कि इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है मतलब क्या, कि हम आइडियली कितना कर पाते, राइट, और हमारा एक्चुअली में कितना हो रहा है, राइट। आइडियली कितना कर पाते और एक्चुअली में कितना हो रहा है, मतलब क्या कि हम उसे डेड स्टेट पे लाते लाते, डेड स्टेट पे लाते लाते कितना कर सकते थे, और फिर अगर हम अभी कितना मिल रहा है, राइट, कितना मिल रहा है, राइट। तो यही होता है आपका ये इफेक्टिवनेस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 96. अरे आंसर तो मिला ले। 96.46 है भी या नहीं, या हमने ऐसे ही हवा हवा में बना दिया? पहले तुम कर लो। हाँ, 94 से 98 ठीक है, रेंज में। चलो 94 से 98 तो हमारा ये रेंज में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। So the next question says steam at 4.1 megapascal 480 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल यू दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, और स्पेसिफिक एंट्रोपी दिया है। इनिशियल, ध्यान से यहाँ स्पीड भी दिया है। आप हर बार अभी तक जो है, आप हर बार निगलेक्ट करते जा रहे थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस को, यहाँ नहीं कर सकते हो आप। और पूछा क्या है, द वेलोसिटी एंड एलिवेशन आर रिलेटेड टू एन एक्सर्जी रेफरेंस एनवायरनमेंट। टी नॉट दिया है, पी नॉट दिया है, यू नॉट, वी नॉट और एस नॉट दिया है। स्पेसिफिक एक्सर्जी, तो स्पेसिफिक एक्सर्जी क्या होता है आपको बता दूं। स्पेसिफिक एक्सर्जी इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्सर्जी इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो ऐसे, E, that is total energy including kinetic energy and potential energy, right? E minus E naught, E minus E naught, that is of dead state, that is of dead state, plus P naught into V minus V naught minus T naught into S minus S naught, ये होता है एक्सर्जी। अभी आपको स्पेसिफिक एक्सर्जी की बात करेगा तो एक्सर्जी इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, E माइनस ई नॉट प्लस पी नॉट, पी नॉट को मास से डिवाइड मत कर देना, स्पेसिफिक प्रेशर कुछ नहीं होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, दैट इज वी माइनस वी नॉट माइनस टी नॉट इंटू स्पेसिफिक एंट्रोपी माइनस स्टॉप एट डेड स्टेट, राइट। अभी इस ई माइनस ई नॉट को मैं यू माइनस यू नॉट लिखता हूँ प्लस पी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट लिखता हूँ माइनस टी नॉट इंटू एस माइनस एस नॉट लिखता हूँ प्लस, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, एनर्जी को मैंने इंटरनल एनर्जी लिखा, मगर हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी लेना होगा। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डेड स्टेट पे जब हम ले आएंगे तो ऑब्वियसली उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, राइट। सो 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 हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली प्लस सी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड by, sorry, gz, okay, that's what the terms of kinetic energy and potential energy, this is what we have included, we have taken into consideration। but अब ध्यान से देखोगे, these terms are will be in kilojoule और ये टर्म जूल में आएगा। तो मैं अगेन जो हम स्टेडी फ्लो में करते थे, तो मैं उसी के लिए यहाँ 1000 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ दोनों जगह मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। सो अब मैं बहुत आसानी से सारे वैल्यूज पुट करके निकाल सकता हूँ, यू माइनस यू नॉट, यू माइनस यू नॉट इज 3066.38 माइनस यू नॉट इज 88.59। आप देखोगे, मैं कुछ दिखाना भी चाहूंगा आपको इस क्वेश्चन में, 2977.79 प्लस पी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट, दैट इज पी नॉट इज 1 बार, 1 बार इज 100 इंटू वी माइनस वी नॉट, दैट इज 0.0813 माइनस 0.001 इज इक्वल टू 8.03, 8.03 minus t naught into s minus s naught, t naught is 20, that means 293, and s minus s naught 7.0196 minus 0.3125 is equal to 1965.18, 1965.18 plus c square by 2000, that means 45 square divided by 2000, and this value is coming out 1.01, 1.01 plus gz by 1000, gz by 1000, that means 9.8 into 15 by 1000, and this value is 0.15, 147 आ रहा है, 15 ले रहा हूँ, ठीक है। चलो
अभी देखो, इसके वैल्यूज में देखो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, राइट, वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल है आपके इंटरनल एनर्जी के चेंज के रेस्पेक्ट में। इसलिए आप क्वेश्चंस में देखते हो कि नेग्लेक्ट द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, या मोशन या ग्रेविटी के इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करने इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। हम यहाँ गलती क्या करेंगे, हम यहाँ अब इस 2000 की जगह टू रख देंगे, इस 1000 की जगह 1 रख देंगे। गलत होगा, गलत होगा। यूनिट्स मैच करने बहुत जरूरी है, यूनिट्स मैच करने बहुत जरूरी है, राइट। चलो, सो 2977.79, बट हमने इसमें ले लिया है तो सारे वैल्यूज को हम कंसिडर करते हुए चलते हैं। 1965.18 प्लस 1.01 माइनस 0.15, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट 1022, दिस इज समथिंग अराउंड 1022 किलो जूल पर के जी, राइट, 1022 किलो जूल पर के जी। सो द राइट आंसर शुड बी 1022 सी। हाँ, कुछ गलती किया क्या हमने? बी क्यों है, बी क्यों है? एक बार मुझे दे दो। 2977.79 माइनस 1965.18 इज इक्वल टू 1012.61। हाँ, 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 2000, 101 मीटर स्क्वायर एम वी स्क्वायर, यही होता है ना, एम वी स्क्वायर बाई 2000 ही करेंगे ना हम यहाँ। हाँ, मास से तो डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक बोला है। ठीक है, तो ये सी ही आएगा, सी ही आएगा इसका आंसर। पूरा करेक्शन कर लेना यहाँ, यहाँ आंसर शुड बी सी। थोड़ा करेक्शन कर लेना, या फिर अगर किसी को कोई कैलकुलेशन में एरर दिखे तो प्लीज मुझे बता देना बाद में। ठीक है, आप वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हो, कोई कोई शर्म की बात नहीं है। अगर मुझे से कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप कमेंट में डाल देना, या फिर मुझे पर्सनली भी मैसेज करके बता देना कि ये इस क्वेश्चन के इस पर्टिकुलर जगह पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है। अदरवाइज मुझे तो सी आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते, टाइम ज्यादा नहीं देते, क्योंकि बस एक कॉन्सेप्ट को समझाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया कि आप जो इसको नेग्लेक्ट करते हुए चलते थे, तो ये क्यों करते थे वो भी आपको समझ में आना चाहिए, और अगर जब नहीं करना हो, हाँ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपका नहीं करना हो नेग्लेक्ट तो आप कैसे डील करोगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वाटर वेपर एंटर्स एन इंसुलेटेड टर्बाइन एट 500 डिग्री सेल्सियस, कर लो इसको 500 डिग्री सेल्सियस एंड 5 मेगा पास्कल, एच दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, ओके, एंड एस एंड एक काम करो, इसको हटाओ यहाँ से, इस वैल्यू को हटाओ यहाँ से। चलो, एंड एग्जिट्स एट 0.2 मेगा पास्कल, एच दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एज सैचुरेटेड वेपर, द टर्बाइन इज ऑपरेटिंग स्टेट एट स्टेडी स्टेट, टी नॉट दिया है, पी नॉट दिया है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी, बस यहाँ कह दिया नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी। अब हम बेझिझक लगा सकते हैं आपका ये चेंज इन स्पेसिफिक, या तो आप वो वैसे कर लो, चेंज इन आपका अवेलेबल एनर्जी, या फिर टी नॉट इंटू एस जनरेशन कर लो, दोनों से सेम ही आएगा आंसर, राइट। आपको देखो तो यहाँ से आप देखोगे तो एच पूछा क्या क्या है वो तो देख लें, एमएसक्यू है ना, स्पेसिफिक वर्क, तो स्पेसिफिक वर्क और इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी पर केजी में पूछा है, स्पेसिफिक इरिवर्सिबिलिटी, राइट। चलो चलो देखते हैं यार, स्पेसिफिक वर्क तो बहुत आसान है, स्पेसिफिक वर्क तो अभी तक हम लोग निकालते आ रहे हैं, H1 माइनस H2, एंट्री माइनस एग्जिट, सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3433 माइनस 2706.6, एंड दिस इज 727.2, 727.2 किलो जूल पर केजी, राइट। सो 7, उप्स, यहाँ भी थोड़ी गलती है, क्या करें, ए और सी दिया है ना, तो इसको इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपके लिए। इसको मैं 527 कर दूँ, या कुछ भी कर दो, बस सेम नहीं होना चाहिए। और मैं आंसर मैं मैच करवाने के लिए ही यहाँ चेंज कर रहा हूँ। सो द राइट आंसर 727.2, एंड दैट ये हमारा सही मैच कर जाएगा, राइट। अभी हम एंट्रोपी, ये कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी की बात करें अगर, इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू, आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप अवेलेबिलिटी अवेलेबल एनर्जी एट 1 माइनस अवेलेबल एनर्जी एट 2 माइनस वर्क आउटपुट कर दोगे तो भी आ जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं करके टी नॉट इंटू एस जनरेशन कर दूं, टी नॉट इंटू S2 माइनस S1 कर दूं डायरेक्ट, और यहाँ से यहीं से निकाल लूं। सो टी नॉट इज 298 इंटू S2, S2 मुझे पता है 6.9 7.1271 माइनस 6.9758, and this is 45.08, 45.08 किलो जूल। आज मत पढ़ाने दो मुझे, क्या हो रहा है यार, हट, परेशान करते हैं ना। सो इट इज 45.08, 45.08 किलो जूल पर केजी केल्विन।
किलो जूल पर केजी, राइट, पर केजी। फिर बहुत आसान क्वेश्चन था, सो यहाँ से सी आ जाएगा हमारा आंसर, राइट। ए और सी को कर दो आंसर हमारा। ठीक है, वहाँ थोड़ा गलती था तो मैंने वो मिसप्रिंट को भी सही कर दिया है, एंड ए एंड सी विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि मैंने देखा कि हमारा ए ही दिया, मैंने दिया था आंसर में, तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए। देखो मैं ये सारी चीज़ें खुद से डिजाइन करता हूँ, खुद से कहीं से कलेक्ट करता हूँ, खुद से क्वेश्चंस कलेक्ट करता हूँ, तो ये छोटी मोटी गलतियां मुझसे हो सकती हैं, ठीक है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया करो, राइट। ये मैं सब कुछ खुद से करता हूँ, तो ये गलतियां माफ़ कर दिया करो। बस आप ये ध्यान रखो कि आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आने चाहिए, राइट। आपको एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके स्किप कर जाए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, आप मुझे रीच आउट करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मैं ये साफ भी बोलता हूँ, देखो मैं ये बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, क्योंकि देखो मेरे से भी बहुत अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। मैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एक जगह कलेक्ट हो इसलिए, और किसी को अगर मेरे मेरे से पढ़ाने से नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछो, अगर मैं मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको एक प्रॉपर सोर्स भी दूंगा कि आप इस बुक को फॉलो करो या फिर इस टीचर का ये पर्टिकुलर लेक्चर देखो, क्योंकि मुझे भी किसी ने पढ़ाया होगा कभी, ठीक है। तो मैं आपको एक जेन्युइन सोर्स भी रेफर कर दूंगा कि अगर आपको मुझसे भी नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से ट्राई करो, शायद यहाँ से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो फिर से कांटेक्ट करो, ठीक है। लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट को ऐसे जाने नहीं देना है, जाने नहीं देना है। जैसे कल मुझे किसी ने बोला सोम का क्वेश्चन करना है, आपका तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने उसे सोर्स दिया, मैंने उसे यूट्यूब पे ही सोर्स दिया कि आप ये पर्टिकुलर लेक्चर फॉलो करो, आप 3 दिन में खत्म करके मुझे बताओ कि अगर आपके हो रहे हैं या नहीं, आपसे नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बताओ, 3 दिन के बाद मुझे स्टेटस बताओ कि क्या क्या प्रोग्रेस है। उसने मुझे बोला कि मैकेनिकल का सिलेबस तो नहीं खत्म हो पा रहा है, चल पहले एक्सी कर लेता हूँ। मैं बोला ठीक है, पहले एक्सी खत्म तो करो, मुझे फिर बताओ। 3 दिन का मैंने उसे टारगेट दिया कि 3 दिन में इतने क्वेश्चन, उससे मैंने बोला था, मैंने शुरू में ही बोला था 50 क्वेश्चन करने, वो 30 तक बोला कि सर मैं 30 कर पा रहा हूँ, अगर 50 नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा 30 हो रहा है ना अभी, तो 30 30 30 30, अगले 2 महीने में वो 50+ पे होगा, ठीक है। तो दैट्स द प्रोग्रेस आई वांट इन यू, कि आप जो एक क्वेश्चन भी नहीं करता तो वो आज 30 क्वेश्चन तक पहुंच गया है, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड इंप्रूवमेंट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। So this will be the last question of the session. Again, a very easy question. Just read it very carefully. Air enters a compressor at 330 Kelvin. Okay. T1 is equal to 330 Kelvin पे एंटर कर रहा है, 330 केल्विन पे। आज के लिए थोड़ा ये सिस्टम मेरा परेशान कर रहा है, बस इसके लिए मुझे माफ करना। P1 इज इक्वल टू 2 बार पे, ओके, एंड वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। अगेन C इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। नाउ exit at C1, this is C1, okay. Now exit at T2 is equal to T2 is equal to 600 Kelvin, 600 Kelvin, and P2 is equal to 8 बार, 8 बार T2, P2 पता है मुझे। अभी क्या है, C2 भी मुझे पता है 180 मीटर पर सेकेंड, 180 meter per second, right? The compressor is operating under steady state. Very good. The rate of exergy destruction within the compressor. The rate of exergy destruction within the compressor. Assume that air can be modeled as ideal gas. All right. With Cp is equal to this. Neglect the effect of motion and gravity. लो, इतनी सारी वेलोसिटी दिया उसने और नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी, देन वेरी गुड। हमें इस सी का कोई भी काम नहीं है, इस सी का हमें कोई भी काम नहीं है। और आप देखोगे भी कि 180 माइनस 9 अगर डिवाइडेड बाई 2000 करोगे ना तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। 180 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 2000 भी कर दोगे, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा आपके डेटा में, बहुत क्लोज ही रहोगे आप आंसर के, राइट। तो चलो इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं और एस जनरेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले, S2 माइनस S1। सो इट विल बी एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन पूछा है ना, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन ही लिखता हूँ मैं फिर। एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इज इक्वल टू T0 इंटू एस जनरेशन, या फिर T0 इंटू, इसी को मैं लिख सकता हूँ T0 इंटू S2 माइनस स्टेडी स्टेट पे मैं लिख सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ यार आज। T0 इंटू स्टेडी स्टेट पे S2 माइनस S1, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, पर केजी में पूछा है, पर केजी में पूछा है। सो T0 पता है हमें, हाँ 305, 305 S2 माइनस S1 आइडियल गैस ले सकते हैं। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं CP ln T2 बाई T1, CP ln T2 बाई T1 माइनस R ln P2, आज कर लो, P2 बाई P1, ओके। एंड लेट्स पुट द वैल्यू, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, आप आई होप समझ जाओगे क्योंकि ये लिखने में आज परेशान कर रहा है। सो CP इज 1.08 ln T2 बाई T1, T2 इज 600 बाई T1 इज 330,
minus r 0.287 ln p2 by p1. P2 is 8, this is 2, is something something into 305 and this value is 75.578. 75.58, हाँ आंसर मैच कर रहा है, 75.58 किलो जूल पर kg. तो our right answer would be option A. ऑप्शन ए, यही हमारा राइट आंसर है जो कि हमारे आंसर से मैच भी कर रहा है. ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में एक जगह आंसर गलत था, एक जगह थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हमारा डेटा मैच कर रहा था, नो इशू. बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. सो टी नॉट इंटू एस एन एस, देखो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि कब आप अवेलेबिलिटी फंक्शन का यूज करोगे, दैट इज एच यू प्लस यू माइनस. देखो आप घुमा फिरा के ना, अगर इन क्वेश्चन में आप वर्क आउटपुट निकाल के, वर्क इनपुट निकाल के आप फिर से अवेलेबिलिटी फंक्शन में डालोगे ना, तो सब कुछ कैंसिल आउट होकर आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, टी नॉट इंटू एस टू माइनस एस वन. तो क्यों उतना दिमाग लगाना, जब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इरिवर्सिबिलिटी के इक्वल करके और फिर टी नॉट इंटू एस टू माइनस एस वन कर सकते हैं. तो आपको अब तक तो ये प्रैक्टिस पे बैठ गया होगा ना कि एस जनरेशन को हम एस टू माइनस एस वन कब लिखेंगे, अगर स्टेडी स्टेट हो, इंसुलेटेड है, मतलब अगर यहाँ लिखा नहीं है मगर हम इंसुलेटेड मानेंगे क्योंकि कोई भी हीट ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसमें हालांकि आइडिया एडियाबैटिक देना चाहिए था, नहीं दिया है, बट हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इन तरह के क्वेश्चंस को डील करना है, इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है. क्लियर है? क्लियर है? टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय. तो आज का लेक्चर यहीं तक था. ठीक है, आई एम विशिंग यू गुड बाय. अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप बस मुझे रीच आउट करो, रीच आउट करो, मुझे एक मैसेज डालो कि आपको ये चीज की दिक्कत है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. देखो मैं हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मगर मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए सोर्स बता दूंगा कि अगर आपको इस सब्जेक्ट को देखो हो सकता है फ्लूइड आपको अभी आज के आज ही पढ़ना हो फ्लूइड, मुझे मैसेज करो ना, मैं बताऊंगा. मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा, मैं आपके पास मेरे जितने कंटेंट है मैं सब दूंगा. आपके क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं, आप मुझे बोलो, मैं दूंगा आपको क्वेश्चन. राइट, बट पागलों की तरह क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है. ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होने चाहिए और एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लो, सो दैट आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है. राइट, सिर्फ एक्सी 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 नहीं करना है, एमई के लिए भी तैयार करो, एक्सी के स्कोर और एमई के स्कोर दोनों को अच्छा लाओ, और फिर एक कॉन्फिडेंट पोजीशन में रहो कि आपके पास गेट के रैंक के स्कोर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से पीएसयू आईआईटीज आपके घर से उठा के लेके जाए. किसी दिन मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को इससे रिलेटेड. बट अभी के लिए मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. इस चैनल को गेट इंजन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, यहाँ मैं बहुत सारे कंटेंट डालने वाला हूँ एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑब्वियसली दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे एक सब्सक्रिप्शन चाहिए. आप मुझे सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, आप मेरे वीडियो को लाइक करो. आपको आपके कोई भी सजेशन है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, आप मुझे कॉमेंट में डालो. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, टेक केयर.